विशेष पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर समसामयिकी घटना चक्र की जो सीरीज है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस यूपी जीएससी का जीएस दिया हुआ है, जीएससी पीजीटी का और उसके बाद जीएससी एलटी ग्रेड का सभी का कंबाइन जीएस सीरीज है ये। तो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 सामान्य अध्ययन हल प्रश्न पत्र देखेंगे। तो इसके पहले मैं 2014 का हल प्रश्न पत्र आप लोगों को दिखाया था। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग का असिस्टेंट प्रोफेसर का 2014 का ही था, लेकिन उसकी परीक्षा तिथि कुछ और थी। तो आज परीक्षा तिथि 11 जनवरी 2015 है। ये दूसरा हल प्रश्न पत्र है। तो आइए शुरुआत करते हैं। द्वितीय चरण की परीक्षा है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। तो कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा भूमध्य रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा के दक्षिण में या भूमध्य रेखा के उत्तर में? तो आप जानते हैं भूमध्य रेखा के उत्तर में ही है कन्याकुमारी। विकल्प डी जो है वो आपका सही है। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भूमध्य रेखा पर दिन रात लगभग वर्ष भर बराबर होते हैं, अतः जो स्थान भूमध्य रेखा के समीप होगा वहां दिन रात के समय कम अंतर होगा। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो देख लें। मतलब सूर्य से दूरी के क्रम में है कि तो बुध जो है सूर्य से सबसे कम दूरी पर स्थित है। हाँ, उसके बाद आपका सबसे ज़्यादा दूरी पर है आपका वरुण। हाँ, तो आइए इसका दूरी का क्रम देख लेते हैं कितना क्या है, सूर्य से दूरी कितनी है। तो देख लें। बुध का सूर्य से दूरी जो है 0.4 खगोलीय इकाई है, और शुक्र का जो दूरी है वो 0.7 खगोलीय इकाई। फिर पृथ्वी का जो है दूरी 1 खगोलीय इकाई, और मंगल का जो है 1.5 खगोलीय इकाई। यह आपका दिया हुआ है। तो देखिए, कुछ अन्य ग्रहों के नाम और सूर्य से उससे दूरियां इस प्रकार हैं। बृहस्पति 5203 AU, शनि 9.539 AU, फिर अरुण आपका सबसे ज़्यादा और वरुण उससे भी ज़्यादा। यह आप लोग दे सकते हैं। यह प्रश्न देखिए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? राष्ट्रगीत को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को। देखिए, संविधान सभा ने राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और भारत का राष्ट्रपति तीनों को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। और यहाँ पर देखिए पूरा व्याख्या, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया। मूलतः संस्कृत में रचित यह गीत आनंद मठ से लिया गया है। इस गीत को सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। यह प्रश्न बताएं, कौन सा कानून न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों को विशेष पहुंच से न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करने के कारण सरकार के मंत्रियों पर एक पाबंदी लगाता है? बताएं, कौन सा कानून न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों को विशेष पहुंच से न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करने के कारण सरकार के मंत्रियों पर एक पाबंदी लगाता है? बताएं। तो यह है संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005। संवैधानिक सुधार अधिनियम जो है 2005 जो है आपका, वह यह कहता है कि न्यायपालिका को स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों को विशेष पहुंच से न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करने के कारण सरकार के मंत्रियों पर एक पाबंदी लगाता है। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। देख लीजिए, संवैधानिक सुधार अधिनियम का अध्याय 4 अपने अनुच्छेद 3 के 4थे व 5वें खंड द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए मंत्रियों द्वारा न्यायाधीशों तक विशेष पहुंच से न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करने की स्थिति में उत्तरदायी मंत्रियों पर एक पाबंदी प्रत्यारोपित करता है। यह कानून ब्रिटेन से संबंधित है। प्रश्न 5 देखिएगा, जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे क्या कहते हैं? जब सरकार की वर्तमान आय उसकी मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं राजस्व घाटा। विकल्प सी जो है वो आपका सही है, राजस्व घाटा कहा जाता है उसे।
तो देखिए, जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। बजट घाटा, देखिए बजट घाटा बराबर इक्वल टू बजट घाटा इक्वल टू कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। यह आपका बजट घाटा का सूत्र है। सरकार के कुल व्यय में दोनों मदें आती हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। इस प्रकार कुल प्राप्तियों में तो दोनों में से प्राप्त आय शामिल होते हैं। प्रश्न 6 देखिएगा, भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यह सच्चिदानंद सिन्हा हैं। देखिए, यूपीएचएससी में, यूपी उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा होती है उसमें जीएस में आपके जो हल्के हल्के पॉइंट हैं, मतलब जो आप अच्छे से, जिस पर आप आसानी से पकड़ मजबूत बना सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर संबंधित 4 या 5 प्रश्न आपका जीएस 4 या 5 प्रश्न आपका कंप्यूटर संबंधित आपको यूपीएचएससी के जीएस में देखने को मिलता है, और यही 3 से 4 प्रश्न आपको इंडियन पॉलिटी से भी देखने को मिलता है। तो इसे आप अच्छे से जरूर देख लें। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बीएन राय को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया था। तो यह चीज़ें ध्यान में जरूर रखिएगा। प्रश्न 7 देखिएगा, भारत के संघ लोक सेवा आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया गया है। तो देखिए, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 316 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग सदस्यों की नियुक्ति पदावधि। अनुच्छेद 317 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। एवं अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कृत्यों का उल्लेख है। संसद में सरकारी विधेयक का अर्थ क्या है? संसद में सरकारी विधेयक का अर्थ जो है आपका क्या है? संसद के दोनों सदनों में से किसी भी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक, किसी भी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक जो होता है वो सरकारी विधेयक होता है। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। देखिए, संसद में पेश होने वाले विधेयक 2 तरह के होते हैं, सरकारी विधेयक एवं गैर सरकारी विधेयक। सरकार के मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को सरकारी विधेयक कहते हैं और किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तावित विधेयक को गैर सरकारी सदस्य का विधेयक कहा जाता है। प्रश्न 9 देखिएगा, मूलभूत कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष समाविष्ट किया गया था? मूलभूत कर्तव्यों को भारतीय संविधान में समाविष्ट किया गया था 1976 में। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। वर्तमान के अनुच्छेद 51 के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। प्रारंभ में इनकी संख्या 10 थी और 11वां मूल कर्तव्य जो है वह 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। यह प्रश्न देखिए, तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तेलंगाना के जो पहले मुख्यमंत्री हैं वह के चंद्रशेखर राव हैं। विकल्प डी जो है वो आपका सही है, के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। उनका कार्यकाल 2 जून 2014 से 6 दिसंबर 2018 तक चला और 6 सितंबर 2018 के कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे और दिसंबर 2018 में विधानसभा चुनाव के बाद वे पुनः मुख्यमंत्री बन गए। प्रश्न 11 देखिएगा, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो आइए सम्मिलित करें। इसमें विकल्प बी आपका सही है, मतलब विकल्प बी में जिस तरह से सम्मिलित हुआ है उसी तरह आपको सम्मिलित करना है। अरुण जेटली, मतलब उस समय का 2014 का हल प्रश्न पत्र है तो आप समझ सकते हैं उस समय के हिसाब से दिया हुआ है। हाँ, अरुण जेटली उस समय क्या बोलते हैं, वित्त एवं रक्षा मंत्री थे। और राजनाथ सिंह जो थे यह आपके गृह मंत्रालय के पास था। सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी। स्मृति जुबिनी ईरानी आपकी मानव संसाधन मंत्री थी। इस तरह से सम्मिलित आप लोग कर सकते हैं, उस समय के हिसाब से दिया था। यहाँ पर देखिए प्रश्न के हिसाब से उस समय के हिसाब से जिनके पास मंत्रालय था वह दिया है। प्रश्न 12 देखिएगा, भारत के संदर्भ में फेडरेशन कप किससे संबंधित है? फेडरेशन कप जो है फुटबॉल के खेल से संबंधित होता है। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है, फुटबॉल से। फेडरेशन कप जिसे प्रायोजक कारणों से हीरो फेडरेशन कप के नाम से जाना जाता है, भारत में एक वार्षिक नॉकआउट
स्टाइल क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट था जो वर्ष 1977 से शुरू हुआ। स्थापना से लेकर 1997 तक, जब तक आई लीग शुरू हुई, यह भारत में सबसे प्रतिष्ठित स्तर का क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट था। अगला प्रश्न देखिएगा, 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यह आपको बताना है पहली भारतीय महिला कौन है। तो कमलजीत संधू। 400 मीटर की दौड़ में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कमलजीत संधू। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। कमलजीत संधू पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ष 1970 में बैंकॉक में संपन्न एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। प्रश्न 14 देखिएगा, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इसमें विकल्प डी जो है वो आपका सही है, विकल्प डी। तो देखिए यह है क्या, देश का नाम है, फिर ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों से प्राप्त कुल पदकों की संख्या, मतलब राष्ट्रमंडल खेल में किसने कितना पदक जीता। 2014 की का बात है, ये करंट का प्रश्न उस समय था। अब कोई विशेष महत्व नहीं रखता है, लेकिन बस देख लीजिए, इसका डी ऑप्शन आपका सही है। तो देख लीजिए, उस समय इंग्लैंड ने जीता था 174 पदक, फिर कनाडा ने जीता था 82, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था 137 और भारत ने जीता था 64। तो देखिए, वर्ष 2014 के राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो में 23 जुलाई से 3 अगस्त 2014 के मध्य। तो ये जरूरी नहीं है, अभी 6-7 साल हो गया, तो इसका कोई मतलब है नहीं, छोड़िए। प्रश्न 15 देख लीजिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न। देखिए, ऊर्जा कहाँ लगानी चाहिए यह भी जरूरी है। अब जब अगर मान लीजिए अगर सॉल्व पेपर में करंट अफेयर के प्रश्न हैं भी और जो 5 या 6 साल पुराने हैं, तो बस उसका रूपरेखा देख लीजिए कैसे करंट अफेयर के प्रश्न हैं। बाकी उसको रटने का, थोड़ा भी पढ़ने का आप परेशानी मूल मत लीजिए, कोई जरूरी नहीं है। उसी एनर्जी को कहीं और लगाएं, कोई जरूरी नहीं है उसको। तो देखिए, प्रश्न 15 इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पढ़ना है, पढ़ लेंगे। अब सही उत्तर बताएं, मतलब कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो इसमें देख लेते हैं, विकल्प ए और डी जो है आपका सही है, मतलब विकल्प सी, ए और डी सही है, मतलब पहला और आखिरी सही है। तो देखिए, शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के विषय के समझाने पर निर्भर करती है। तो यह सही है, शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के विषय को समझाने पर निर्भर करती है। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। और उसके बाद विकल्प डी आपका सही है कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सोचने की शक्ति का विकास करना है। तो यह भी आपका सही है। बाकी आपके बी और सी जो हैं वो आपके सही नहीं है कि शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। नहीं, शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक की लिखावट पर निर्भर करती है। तो यह बी और सी जो है आपके गलत है, बाकी सब सही है। तो देख सकते हैं, उत्तर भी देख लीजिए कि शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के विषय के समझने पर निर्भर करती है और शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सोचने की शक्ति का विकास करना है। तो ये दोनों बातें सही हैं। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, समसामयिकी घटना चक्र जीएस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वह जीएस जो है वह यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी है, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी है, जीआईसी पीजीटी के लिए भी है और जीआईसी एलटी ग्रेड के लिए भी है और बाकी अन्य परीक्षाओं के लिए भी है जिसमें जीएस आते हैं। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।